दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। काजल और प्रिया, दो देवरानी जेठानी की। जहाँ काजल है मस्त मौला पर सबका ध्यान रखने वाली, पर वहीं प्रिया है अकड़ू, गुस्सैल और बदला लेने वाली। इनकी सास उर्मिला जानती थी उनका नेचर, पर वही बात है ना, कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या। तो चलिए उनके घर में चल के देखते हैं कि क्या चल रहा है। बहुओं, ओ दोनों बहुओं, यहाँ तो आओ। आई माँ जी, आई माँ जी। हाँ तो मेरी प्यारी प्यारी बहूस, बात यह है कि मैं जा रही हूँ ट्रिप पर। ट्रिप पर? वाह, ट्रिप पर, वाह। और मेरे साथ जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बेटे। पर माँ जी, मुझे तो। क्या हुआ काजल? मुझे मायके जाना था, याद है मैंने आपको बताया था। हाँ तो बेटा चले जाओ ना। प्रिया, पीछे से तुम घर संभाल लेना। माँ जी, ये क्या बात हुई? अब क्या? मैं क्यों रहूं घर पर? अरे तू अकेली होगी घर पर, खूब एंजॉय करना, खुल के जीना बेटा। नहीं नहीं माँ जी, मुझे अकेले में डर लगता है। तो तू भी चली जा बेटा। नहीं ना माँ जी, मेरा मायका तो कितनी दूर है। जाऊंगी तो महीना भर रह कर आऊंगी, थोड़ी ना हफ्ते में आ जाऊंगी। हाँ बात तो तेरी सही है। हाँ, आइडिया, तू काजल बहू के मायके चली जा उसके साथ। हाँ, उनके मायके जाके मैं क्या करूंगी? हाँ प्रिया, चलो ना, मेरे घर पर बहुत मजे करेंगे हम। भाभी, इट विल लुक सो वियर्ड। क्या करूंगी मैं वहां आकर? आपके घर वालों पे तो बोझ बन जाऊंगी ना। अरे डोंट वरी, चलो, मजा आएगा, मम्मी को भी अच्छा लगेगा। ये अच्छा मौका है जेठानी जी को नीचा दिखाने का। बस एक बार मैं उसके घर में एंट्री कर लूं, फिर तो जेठानी जी आपके ही घर में आपकी बैंड बजा दूंगी। अगले दिन उर्मिला जी वैष्णो देवी के लिए चली जाती है। पीछे देवरानी और जेठानी घर संभालने के साथ अपनी पैकिंग भी कर रही होती है। देखिए तो जेठानी जी क्या क्या लेकर जा रही है मायके। ओ, तो साड़ी, ड्राई फ्रूट और पैसे लेकर जाए जा रहे हैं। अब नहीं। और इसी के साथ प्रिया साड़ी चीर देती है, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट इधर उधर कर देती है और शगुन के पैसों में से काफी पैसे निकाल देती है। अब देखती हूँ कि जेठानी जी की नाक कितनी बचती है मायके में। इतना कहकर प्रिया मन ही मन मुस्कुराती है। अगले दिन, अरे छोटू इधर तो आ। हाँ चाची बोलो। छोटू, सच बता, तुझे बोर नहीं हो रहा है ना नानी के घर जाने में? नहीं तो, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तेरी मम्मी तो तुझे उधर भी बोलती रहती है, छोटू ये, छोटू वो, छोटू ऐसे मत करो। अरे वो तो मम्मी को मेरी फिक्र रहती है तो वो बोलती है, मुझे बुरा नहीं लगता। इट्स ओके चाची। पर नानी का घर कितना बोरिंग है, उसमें तो तेरे टॉयज भी नहीं है और कोई खेलने के लिए भी नहीं है ना। उधर नानी ने मेरे लिए न्यू टॉयज मंगवाए हैं और पता है, मामू मेरे लिए जल्दी घर आते हैं, मेरे साथ खेलते भी है। पिछली बार तो उन्होंने मुझे क्रिकेट भी। हाँ हाँ बस कर अब, समझ गई। मेरा मतलब है, ओके छोटू बेटा, अभी हम जाएंगे नानी के घर। हाँ, ये दैट्स लाइक अ गुड गर्ल चाची, ये। इतना कह के छोटू तो चला जाता है, पर प्रिया सोचती है, ये छोटू भी ना, ये तो नानी और मामू का भक्त है। जेठानी जी को मज़ा तो चखाना ही पड़ेगा। ज़्यादा सती सावित्री बनती है ना, खूब जानती हूँ मैं इनका दोगलापन। अरे कोई क्यों ही किसी को अपने मायके लेकर जाता है, और यहाँ भी सबके साथ ही करके बात करती है। भाग भाग के जेठ जी के साथ इनका भी काम कर देती है। जैसे मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये सब क्या नाटक है। पर ठीक है, कोई ना। अब जो इनके बैग के साथ हेरा फेरी की है, मज़ा आएगा जब इनके मायके में इनकी बेइज्जती हो जाएगी। और इसी के साथ प्रिया अपना बैग पैक करने के बाद सोने चली गई। अगली सुबह काजल, छोटू और प्रिया निकल पड़े काजल के मायके। वहां जाकर, हाय मॉम,
और छोटे, क्या हाल? नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? कोई हमें भी मिलवा देता तो जरा ठीक लगता है ना। अरे हाँ, प्रिया आओ ना। ये है मेरी चिल आउट मम्मी, ये मेरा भाई और ये मेरी बेचारी भाभी जो इसके जाल में फंस गई। अच्छा, ऐसा क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। काफी अच्छे से वो उसका ध्यान रखता है। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना कि मैं भी आ गई। अरे बेटा नाना, तू तो मेरी दूसरी बेटी ही है, इसमें क्या दिक्कत है? थैंक यू आंटी। जहाँ सब प्रिया का दिल से स्वागत कर रहे थे, वहीं प्रिया के तो मन में अलग ही ख्यालात आ रहे थे। अब देखती हूँ यहाँ जेठानी जी का स्वागत कितने दिन तक चलेगा। बड़ी आई। प्रिया जाती है काजल की भाभी के पास, जो उस समय खाना बना रही थी। भाभी, कोई हेल्प चाहिए? ना ना ना, तुम क्यों आई यहाँ? थक गई होगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। अरे नहीं भाभी, आप काम कर रहे हैं और मैं रेस्ट करूं, ये बात तो मुझे पसंद ही नहीं है। अरे तुम मेहमान हो, अपने घर में इतना काम करके अब यहाँ भी काम करोगी? हरगिज नहीं। देखो काजल भी तो आराम कर रही है, जाओ रेस्ट करो। भाभी एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? अरे पूछो ना। भाभी आपको नहीं लगता कि काजल दीदी बहुत इंटरफियर करती है? मेरा मतलब है, हर थोड़े दिन में मायके आना, कोई हेल्प नहीं करना और आपके ऊपर पूरा प्रेशर डालकर खुद आंटी जी के साथ बैठ जाना। सोचती तो होंगी ना आप कि अरे यार ये फिर आ गई सर पर बैठने के लिए। मीता मुस्कुराते हुए कहती है, प्रिया ये तो काजल का मायका है, उसका पूरा हक इधर आना। और रही बात उनकी और माँ जी की, मेरे होते हुए तो मैं माँ जी से वैसे भी काम नहीं करवाती और मुझे पसंद है काम करना, पर तुमने इतना सोचा वही बहुत है। इतने में राकेश वहां आता है। अरे मीता, तुमने अपने साथ प्रिया को क्यों काम पर लगा दिया? प्रिया बैठो ना, मीता है ना, वो कर लेगी सारा काम। अरे उसमें क्या भैया, ये भी तो मेरा घर है, मेरा फर्ज बनता है ना उनकी हेल्प करना। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्लीज जाकर बैठो और रिलैक्स करो, मैं हूं ना यहाँ, ठीक है? इतना कहकर वो प्रिया को भेज देता है। प्रिया के जाने के बाद, मीता एक बात पूछूं, सच बताना। अरे आज सबको मुझसे बड़े सवाल है, पूछिए आप भी। मैंने तुम्हारी और प्रिया की बातें सुनी, तुम्हें वैसे तो मेरी बहन के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको कभी ऐसा लगा क्या? अरे छोटी सी तो थी काजल जब मैं इस घर में आई थी, और उसकी विदाई पर आप सब लोगों से ज़्यादा तो मैं ही रोई थी। मेरे एक एक आंसू की कसम, मुझे काजल से ना कभी प्रॉब्लम थी, ना है और ना ही कभी होगी। आज कह दिया सो कह दिया, लेकिन अभी आगे कभी मत कहना। हाँ अच्छा अच्छा, मेरी इमोशनल ड्रामा क्वीन, शांत हो जाओ। मैं तो बस प्रिया को हमारी फैमिली के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए उसने पूछ लिया, पर मेरे मन में ऐसी बात नहीं है, पक्का प्रॉमिस। अच्छा जी, तो फिर ओह चलो हटो, जाओ यहाँ से। जहाँ किचन में ये चल रहा था, वहीं प्रिया सोचती है, अरे यार ये मीता भाभी तो पिघल ही नहीं रही, ये प्लान तो फ्लॉप हो गया, चलो कुछ और देखते हैं। थोड़ी देर में प्रिया देखती है कि सुनीता जी अकेले अपने कमरे में थी। वो भाग के उनके पास जाकर बैठती है और पैर दबाने के बहाने उनसे बातें करने लगती है। लाइए ना आंटी जी, आपके पैर दबा देती हूँ, देखिए तो थोड़ी सूजन आई हुई ना यहाँ पर। हाय जीती रहे बेटी, बहुत ही प्यारी है तू, और आंटी वांटी नहीं, मुझे तो माँ बोल सकती है। हाँ क्या हुआ आंटी जी? मेरा मतलब है माँ, थोड़े उदास लग रहे हो आप, कोई बात है तो आप शेयर कर सकती हो। नहीं बेटा, वो बस, अच्छा देख तो ये काजल मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट लाई है हम सब के लिए। अब मुझे अजीब लग रहा है कि मैं बेटे बहू को किस मुंह से दिखाऊं ये सब। यस, एक प्लान तो काम कर गया। चलो अब इस पे नमक और मिर्च डाल दें। क्या हुआ, क्या सोच रही है बेटा? नहीं नहीं माँ, मैं बस सोच रही थी कि ये तो गलत बात है ना, आपके लिए भी कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है।
वैसे तो काजल भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जाने क्यों उन्होंने ऐसा किया। जेठ जी की भी अच्छी खासी कमाई तो है। कोई ना, ससुराल से आए तोहफे तो हम सर माथे लगा लेते हैं, पर क्या है ना, दुनिया को भी मुंह दिखाना होता है। वही तो, मेरी मम्मी के लिए तो मैं कपड़े, ड्राई फ्रूट और 2100 रुपये से कम का कोई सामान लेकर ही नहीं जाती। और मेरे पति की तो कमाई जेठ जी से कम है, पर सबका अपना अपना दिल होता है ना। खैर क्या ही बोले, आइए आपके पैर दबा दूं। और ऐसे प्रिया का एक प्लान तो सक्सेसफुल हो जाता है। अब प्रिया आए दिन घर में किसी न किसी को भड़काती रहती। एक दिन प्रिया के फोन पर, हेलो हेलो। हेलो, हाँ बहू, मैं हूँ तेरी सास। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? आपकी यात्रा कैसी चल रही है? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसा लगा जिठानी का मायका? सब अच्छे से घुल मिल रहे हैं ना? हाँ हाँ ठीक है, बस चल रहा है। क्या हुआ बहू, थोड़ी उदास लग रही है? कोई बात है तो बता। ऐसी तो कोई बात नहीं है माँ जी, पर जब से हम यहाँ आए ना, सब काजल भाभी के साथ ही बैठते हैं। मुझे तो ज़्यादा कोई पूछता भी नहीं। कल भी काजल भाभी और मीता भाभी शॉपिंग पर चले गए और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं जितनी कोशिश करूँ ना, उतना ही ये लोग मुझे पीछे कर देते। इससे अच्छा तो मैं अपने घर पर अकेली ही रहती माँ जी, कम से कम ऐसी बेइज्जती तो महसूस नहीं होती। और ऐसा बोलकर प्रिया झूठ मूठ कर रोने लगती है। अरे अरे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी बहू के परिवार से। वैसे तो वो लोग बहुत दिखावा करते हैं, न जाने अब क्या हो गया इन्हें। खैर ये बता, काजल बहू कहाँ है? वो, अरे पूछिए मत माँ जी, दिन भर अपनी मम्मी के साथ दरवाज़ा बंद करके न जाने क्या चुगलियाँ बनाती रहती है। और ऊपर से मीता भाभी तो बस बाहर आती है, मुंह बना के खाना बनाती है और चली जाती है। क्या पता क्या बात है, कोई किसी से बात ही नहीं करता। अभी भी पता नहीं कहाँ है, मुझे कौन सा बता के जाते हैं वो। ये तो बड़ी दुख की बात है बहू, और समधन जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर बस कुछ और दिनों की बात है, फिर तो मैं वापस आ जाऊंगी, तो ध्यान रख अपना। हाँ जी माँ जी, प्रणाम। प्रिया के मन में तो फिर से लड्डू फूटा। वो सोचती है, यस, एक और विकेट डाउन। अब तो माँ जी को भी बातों में उलझा दिया। अब एक और टारगेट। टटटा आइडिया। ओए छोटू, चिंटू, यहाँ तो आओ दोनों। जीजा जी, जीजा जी। तुम्हारी मम्मी और चिंटू तुम्हारी बुआ, तुम दोनों पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती। हाँ चिंटू, बुआ तुम्हारे लिए टॉयज नहीं लाई इस बार? बुआ ने कहा था कि वो टॉय लाई है, पर जब बैग खोला तो खाली पैकेट निकला। चाची, ऐसा तो बुआ ने कभी किया नहीं था, जाने क्या हुआ इस बार, भूल गई होंगी। मेरी मम्मी ऐसे नहीं भूलती, तूने ही रखा होगा और बोल रहा है कि नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूँगा, नहीं था तो नहीं था। और दोनों बच्चों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अरे अरे, शांत हो जाओ छोटू, जा जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ प्लीज। छोटू के जाने के बाद, चिंटू, मुझे ये छोटू के सामने नहीं कहना था, पर मैं बताती हूँ। तुझे पता है, तेरी बुआ ने जो टॉय लिया था ना, वो उन्होंने छोटू को दे दिया था और कह रही थी चिंटू को कौन देगा इतने महंगे टॉयज, दे देंगे उसे पैकेट और कह देंगे अरे भूल गए। पता नहीं कहाँ चला गया टॉय। पर बेटा, ये हम दोनों का टॉप सीक्रेट है, हाँ, किसी को मत कहना। क्या ऐसा किया बुआ ने? मुझे तो लगता था मेरी बुआ सबसे बेस्ट है, पर ऐसा किया। वेरी बैड, आई डोंट लाइक हर एनी मोर। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं? एक टॉय नहीं दे सकती? ठीक है, मैं भी नहीं खेलूंगा छोटू के साथ। अरे चिंटू सुनो तो। चिंटू वहां से उदास मन से चला जाता है। ऐसे ही दिन कटते रहते हैं और प्रिया जमकर सबके मन में काजल के लिए नफरत पैदा कर रही थी। वैसे तो काजल के मायके में सब हमेशा खुश रहते थे, पर कुछ दिनों से सबके चेहरे थोड़े उतरे हुए दिख रहे थे।
अपनी जीत देखते हुए प्रिया को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। एक शाम डोरबेल बजती है और सामने है। हाँ, आप सब? सामने खड़ी थी उर्मिला और उनके दोनों बेटे। हाँ बहू, हम सब। हमने सोचा कि वापस जाते टाइम ट्रेन इधर भी तो रुकती है, तो क्यों ना सब फैमिली टाइम स्पेंड करके ही वापस जाए। अरे नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? सफ़र कैसा था? अरे बहुत अच्छा था। चारों धाम के दर्शन करके तो मन तृप्त हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी दोनों बहुओं को अपने पास रखा इतने दिन। भला कौन सी माँ अपनी बेटी के ससुराल वालों को इतना ठहराती है, हाँ? समधन जी, जैसी मेरे लिए काजल और मीता, वैसी ही प्रिया। बड़ी ही प्यारी बच्ची है ये। हाँ जी, वो तो है। छोटी है, थोड़ी बचकानी भी हो सकती है, पर सुनीता जी दिल की अच्छी है ये लड़की। वो तो हम जान गए हैं जी। क्या? कुछ नहीं, आइए ना। और अब आप सब 2 दिन रहकर ही जाएंगे। आज घर इतना चमक रहा है, रौनक ही अलग है। उर्मिला जी और उनके बेटे अंदर आते हैं। प्रिया अपने पति के पास जाती है। हाय, वेलकम। कैसे हो आप? प्रिया, थोड़ा थका हुआ हूँ, अंदर जाता हूँ, मुझे प्लीज़ एक कप चाय दे दो ना। हाँ हाँ ज़रूर। तभी वहाँ काजल आती है। अरे आप सब, नमस्ते माँ जी। प्रेम, अरे देवर जी, कैसा रहा सफ़र? आप सब थक गए होंगे ना। चलिए आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ, और साथ में थोड़े फ्रेंच फ्राइज भी। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। प्रिया अपने पति की बात भूलकर सीधा सास के पास जाती है। देखा मम्मी जी? क्या बेटा? भाभी जी पहले तो आई नहीं और आकर सीधा अपना नाटक शुरू कर दिया। बस यही सब करती हैं वो। अच्छा, चलो कोई ना। बहू, वैसे काजल और मीता तो किचन में है, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मम्मी जी। हाँ बेटा, वो नहीं, गो। हाँ, जाओ बेटा, उनकी हेल्प करो। ओके, बाय। चलो, एक बार डाल तो दी उनके कान में, अब देखते हैं जेठानी जी का पत्ता कैसे साफ होता है। प्रिया, गुड जॉब। अगले दिन। सुनिए जी, आपको नहीं लगता कि भाभी को थोड़ा टाइम देना चाहिए हम सबको? यहाँ पर सिर्फ अपनी मम्मी और अपने भाई भाभी के साथ ही लगी रहती हैं। प्रिया, तुम सारा दिन ये क्या स्टूपिड बातें लेकर बैठी रहती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? हाउ रूड। एक तो कुछ बताओ तो भी इनको प्रॉब्लम होती है, ना बताओ तो कहते हैं कि बात नहीं करती। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा बताओ, क्या हुआ? अरे बेबी बताओ ना प्लीज जानू। ठीक है। ये भाभी ना यहाँ पर कोई काम नहीं करती। जब से यहाँ आई है सिर्फ बातें। और पता है, वो अपने घर वालों के लिए जेठ जी से इतने पैसे लेकर गई, और उसमें भी उन्होंने सबको लिफाफे में सिर्फ 101 रुपए दिए। चिंटू के लिए टॉय का पैकेट लेकर आई, लेकिन अंदर से टॉय गायब। इमेजिन, लाना कुछ नहीं है, ससुराल की ही नाक कटा दी, और मायके में बस बैठ के ऐश कर रही हैं। वो तो अच्छा था कि मैं थी तो मीता भाभी का काम में हाथ बटा रही थी, वरना वो तो कब की पागल ही हो जाती। अच्छा, पर अभी तो भाभी ही किचन में है। वो ना सिर्फ नाटक करती। आप सब और माँ जी जो आ गए ना, अब उन्हें नंबर भी तो बटोरने हैं ना। ये लॉजिक्स ना तुम्हारे मुझे कभी समझ में नहीं आते, ना आएंगे। आप तो रहने ही दो। वो अच्छी बन के सबसे पैसे और प्यार दोनों ले लेती है। थोड़ा आंखें खोल के देखा करिए कैसी है वो। पैसे लेकर ना मायके में कुछ देती है। इसका मतलब जानते हैं आप? हाँ, मेरी भाभी जुआ खेलती है। क्या? आर यू क्रेजी? नहीं बाबा, इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपने आप पर ही पैसे उड़ाती हैं। ओह, समझा। खैर छोड़ो, सिर्फ आज रात की तो बात है, कल तो हम सब चले जाएंगे। और अगली सुबह वो घड़ी भी आ जाती है जब सब जाने लगते हैं। माँ, मैं तुम्हें और भैया भाभी और चिंटू को बहुत मिस करूँगी। थैंक यू कि आपने मुझे और मेरे परिवार को यहाँ रहने दिया। लो, फिर शुरू हो गया इनका ड्रामा। बेटा, वक्त कब बीता पता ही नहीं चला। और हाँ प्रिया बेटा,
तेरे साथ तो बहुत ही अच्छा लगा। आते रहना हाँ, पर अगली बार साफ दिल और मन से हाँ। किसी को कुछ समझ में नहीं आया और प्रिया, काजल, उनके पति और सास सब घर के लिए निकल गए। घर जाकर सब लोग यहाँ आओ। सब ड्राइंग रूम में जाते हैं जहाँ उर्मिला जी एक टॉय और काफ़ी कैश और ड्राई फ्रूट मिठाई लेकर बैठी थी। माँ जी, ये आपको कहाँ से मिले? ये तो मेरी बैग में थी। क्यों प्रिया, कुछ कहना है क्या तुझे? नहीं तो माँ जी, कुछ नहीं। मैंने तुझे एक मौका दिया था अपनी सफाई में कहने के लिए, पर तू तो वैसे की वैसी ही रही। प्रिया, तू हमेशा काजल से जलती थी, ये बात हम सब जानते थे और तेरा बचपना समझकर छोड़ देते थे, पर बदले की आग में तू इतनी अंधी हो गई कि तूने ऐसी ओछी हरकतें की। ना सिर्फ तेरा पर मेरे बेटों का, खास करके मेरा सर शर्म से झुका दिया। उस दिन जब आते ही तू मेरे कान भरने लगी, मैं तभी समझ गई थी। बातों बातों में मैंने सुनीता जी से, मीता से, यहाँ तक कि चिंटू से भी सुना कि तूने कैसे काजल के खिलाफ बातें की। बेटा, घर एक साथ चलता है, याद रखना, एकता में ही बल है। तुझे अगर लगता है कि मैं काजल को ज्यादा मानती हूँ तो तुझे आकर मुझसे ये बात करनी चाहिए थी, ना कि उस बेचारी की इज्जत मिट्टी में मिलाती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भाभी से जलती थी क्योंकि वो इतनी सुंदर है, पॉपुलर है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिया, सुंदरता बाहरी नहीं होती, वो तो मन में होती है। जैसा मन वैसी बोली वैसा चेहरा होगा। सॉरी भाभी। ना ना मेरी बहन, बिल्कुल नहीं। और हाँ, 1 मिनट। काजल वीडियो कॉल लगाती है जिसमें उसकी माँ, भाई, भाभी और चिंटू होते हैं। हम सब पहले से ही समझ गए थे कि ये सब काजल ने नहीं किया होगा। प्रिया, हमें तुमसे अब भी उतना ही प्यार है। अब जल्दी घर आना हाँ, और इस बार याद है ना, प्यार से। और इस तरह सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सब के बाद भी मेरे सामने खड़े रहने की? तुम एक फरेबी हो। आप ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा मैंने क्या किया है? आप मेरे पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। हम दोनों का एक दूसरे पर पूरा पूरा हक है। कैसा हक? शक्ल देखी है तुमने अपनी? पागल औरत, छी। वो तो अच्छा है कुछ होने के पहले ही मैंने तुम्हारा ये रूप देख लिया, वरना भगवान न जाने क्या होता। और अपनी सुहाग रात वाली रात को चिल्लाते हुए कौशल अपनी पत्नी को ढकेलता हुआ कमरे से बाहर आता है। आपने कहा था आपने जांच परख कर ली है मम्मी। ये जांच ही परखी हुई थी, ये ऐसे लड़की। इससे अच्छा मेरे सर पर तुम कोई बड़ा सा पत्थर मार देती मम्मी। कम से कम वो पत्थर घर बनाने के काम तो आता। इस कंकर का मैं क्या करूं? कहाँ रखूं इसे? ये सब क्या है? मुझे खुद कुछ पता नहीं मम्मी जी। मैंने तो बस इनके हाथों पर हाथ रखा और ये जोर जोर से चिल्लाने लगे। न जाने मुझसे क्या गलती होगी, मम्मी जी ने समझाइए ना। छी, वो टच तो तुम मुझे याद भी मत दिलाओ। छी, घिन आती है मुझे तुमसे। मैं हाथ धोने जा रहा हूँ। मम्मी, तुम इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। एक पल भी और मेरी आंखों के सामने दिखाई दी ना तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। सब समझ रही हूँ बेटा, सामने दिख ही रहा है क्या असलियत है और क्या झूठ। अब तो इसके मायके वाले ही बताएंगे। सामान बांध अपना नेहा, अब बात तुम्हारे घर वालों से होगी। रात के 1 बजे शादी के लहंगे में मैं कहाँ जाऊंगी मम्मी जी? कौशल हमारा इकलौता बेटा है। उसने शादी के लिए हाँ की थी, इसलिए हम तुम्हें अपनी बहू बनाकर लाए थे। तुम्हारा इस घर से रिश्ता मेरे बेटे के कारण है, और अगर वही जब तुम्हें नहीं अपनाना चाहता तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाहर गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे मायके तक छोड़ाएगा। चलिए सुगंधा जी, रात बहुत हो गई है, हमें सोने चलना चाहिए। इसका ऐसा रूप देखकर मेरा बेटा वहां उल्टियां कर रहा है, कैसे सो जाऊं मैं? तू जा यहां से नेहा, वरना कौशल की तबीयत और बिगड़ जाएगी। घर के सभी नौकर सर झुकाए घर की बहू के साथ ऐसा बर्ताव होता देख रहे थे
और अपनी सुहाग रात के दिन ही नेहा को अपने ससुराल को छोड़कर वापस अपने मायके आना पड़ता है। पर उस कमरे में ऐसा हुआ क्या था? ऐसा क्या देख लिया था कौशल ने जो उसने फेरे के एक दिन बाद ही अपनी बीवी को त्याग दिया? गाड़ी में बैठी हुई अपने ससुराल में बीते चंद लम्हे लगातार नेहा की आंखों के सामने आ रहे थे। आंखों में कई सपने लिए नेहा कौशल का हाथ पकड़े अपने ससुराल आती है। सारे नियम हो गए बेटा, पूरा दिन लग गया ना रस्मों में। काफी देर तू रह गई अपने पति के बिना, पर आज से तेरा कौशल तेरा है। जा कमरे में, कमरा अच्छी तरह सजवा दिया है मैंने। याद रखना, पत्नी का धर्म होता है पति को खुश करना। जी मम्मी जी, मैं कौशल का पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। कुछ देर बाद कौशल कमरे में आता है और दूध का भरा हुआ ग्लास पीकर नेहा का घूंघट उठाता है। बिल्कुल वैसी ही है जैसा मैंने सोचा था। मैं बाकी पतियों जैसा नहीं हूं नेहा कि आते ही तुम पर हक जमाऊं। मैं दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूं तुम्हें। तुम भी थक गई होगी, पहले जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तो यही हूं, कहाँ जा रहा हूं, हमेशा के लिए तुम्हारा। आपको थकावट मेरे चेहरे पर भी दिख गई कौशल। लगता है मेरे 16 सोमवार का फल है आप। मैं ना अभी जरा ये मेकअप धोकर आती हूँ। इस मेकअप को 24 घंटे लगाकर मैं खुद परेशान हो गई हूँ। बाथरूम जाकर नेहा चेहरा धोकर बाहर आती है और अपनी बैग से चश्मा निकालकर उसे पहन लेती है। बिस्तर पर बैठकर जैसे ही वो अपना हाथ अपने पति के हाथ पर रखती है, कौशल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये सारी बातें नेहा सोच रही थी कि तभी ड्राइवर कहता है, छोटी मैम साहब, आपका घर आ गया है। बस एक बात बोलना चाहूँगा छोटी मैम साहब, हम तो जानते ही थे कि ये होना ही है। छोटे साहब को चेहरे की खूबसूरती ज़्यादा पसंद आती है। शादी के वक्त ही कुछ कुछ चीज़ें साफ साफ बता देनी चाहिए। आप चश्मा लगाती हैं, आपका रंग थोड़ा सांवला सा है। बस इसी बात से छोटे साहब चिढ़ गए हैं। क्या मैंने चश्मा लगाया इसलिए? व्हाट नॉनसेंस। पर ये तो सच बात है ना कि किसके आईब्रो इतनी सुंदर होती है, किसके आईलैशेस इतने बड़े होते हैं। वो सब तो मेकअप था। बिना मेकअप वो मुझे अपने साथ रख नहीं सकते, तो शादी क्यों की मुझसे? गाड़ी से उतरकर नेहा अपने घर जाती है और दरवाजे पर अपनी एक दिन की ब्याही बहन को इस हालत में देखकर सभी घबरा जाते हैं। ये सब क्या है नेहा? तू इस वक्त यहाँ? जीजा जी कहाँ है? सब ठीक तो है ना? माँ जी की तबीयत तो ठीक है ना? कहीं उनकी तबीयत को? आप ये बैग क्यों साथ में लेकर आई हैं? वो घर छोड़कर आई हूं मैं भाभी। आपका गुस्सा दीदी, इसी बात का डर था मुझे। पति पत्नी में तो बहस हो जाती है, क्या मेरे और इनमें नहीं होती? आए दिन तो होती रहती है बहस। तो क्या छोटी छोटी बातों में ससुराल छोड़ के मायके चली जाऊं मैं? एक दिन पहले हुई है आपकी शादी, एक दिन पहले। लहंगा तक नहीं बदला भी आपने और आप घर छोड़कर आ गए। अरे रुक जाओ ना सोनिया, उसे बोलने तो दो। क्या बोले तू भाभी? इसीलिए मैं कह रही थी कि शादी के पहले लड़के से इतनी बातचीत मत करो, मन भर गया होगा उसका। इसके पहले जब भी मैं कौशल से मिली, हमेशा मैं आप लोगों के कहने पर मेकअप करके ही मिली। मैं चश्मे भी नहीं लगाती थी, पर अब हमारी शादी हो गई थी। उसने कहा फ्रेश हो जाओ। मैंने फ्रेश होकर चश्मा पहन लिया, बिना मेकअप किए मेरा चेहरा देखकर और मुझे चश्मे में देखकर कौशल जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे एक मॉडर्न लड़की चाहिए थी जो बेहद खूबसूरत हो, जैसे कि वो मेकअप के बाद भी लगती हो। अरे वो तो हर पति को अपनी पत्नी सजी धजी अच्छी लगती है, तो वैसे ही रहना पड़ता है ना दीदी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम बीमार पड़ो, अच्छी ना लगो तो मैं तुम्हें घर से जाने के लिए कह दूं। अरे क्या किचन के बाहर जब तुम थकी हारी आती हो तो मैं तुम्हारे पैर नहीं दबाता? क्या मैं ऐसा कह देता हूँ कि चली जाओ अपने घर? अरे क्या कहूँ सोनिया तुम्हें, प्यार साज श्रृंगार नहीं देखता, वो तो बस हम जिसे पसंद करते हैं उसे सजा कर रखना चाहता है। पर मिस्टर कुशल को सिर्फ साज श्रृंगार ही चाहिए। और तुम्हें अगर मेरी बहन के यहाँ आने से प्रॉब्लम है तो मैं उसे अभी के अभी दूसरे घर में शिफ्ट करवा देता हूँ, पर याद रखना मैं भी उसके पास ही रहूंगा। अरे ऐसा मैं क्यों चाहूंगी?
पर क्या दीदी को 2 मिनट का सहारा देकर हम उनकी जिंदगी बर्बाद कर दें? उनका खुद का भी तो एक सफर है। समाज के लोग क्या कहेंगे? ये सब अकेले कैसे सहेगी दीदी? हमें उनके घर वालों से बात करनी चाहिए। सोनिया के घर वाले कुशल के पेरेंट्स को फोन लगाते हैं। क्या बात हो गई आंटी जी, हमसे कोई भूल हो गई क्या? मैं लड़की का भाई हूँ, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ, भूल समझकर माफ कर दीजिए। बड़ी बुरी ठगी हूं मैं तो इस सौदे में। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक को अच्छा फंसाया आप लोगों ने, और अपनी ऐसी गवार बहन मेरे इतने हैंडसम बेटे के मत्थे मर दी। मेरे बेटे को लड़कियों की कमी नहीं थी। हम कल ही उसके लिए दूसरी लड़की देखना शुरू कर देंगे और डाइवोर्स भी फाइल कर देंगे। तो इस बात को यही खत्म करने की आप सोचिएगा मत, क्योंकि बातें खत्म हो सकती है पर आपकी बहन का चेहरा तो वैसे के वैसा ही रहने वाला है। ये कहकर सुगंधा फोन रख देती है। प्रज्वल कई बार सुगंधा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि उसके घर भी जाता है, पर गार्ड उसे धक्के मारकर वापस भेज देते हैं। यहाँ घर पर भी रो रो कर नेहा का बुरा हाल था। उसकी दोनों भाभियां मिलकर जैसे तैसे उसे संभालती है। 2 दिन बाद, कब तक आप ऐसे ही भूखी प्यासी बैठी रहेंगी? जीजा जी को कोई मतलब नहीं है, वो तो उल्टा खुश हो रहे होंगे, पर मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती दीदी। चलिए हम पार्लर जा रहे हैं। सोनिया और रूपा नेहा को पार्लर ले जाती है। ऐसा मेकओवर कीजिए दीदी का कि मैं क्या कोई भी पहचान ना सके उन्हें। और पार्लर में ब्यूटिशियन नेहा का ऐसा मेकअप करती है कि देखकर सभी चौंक जाते हैं। बिल्कुल यही तो चाहिए था, यही ग्लो। पर अभी भी कुछ बाकी है। पर अब इस मेकअप का क्या फायदा भाभी? ये सब करके क्या होगा? अरे बस 2 महीने दे दे मुझे, तुझे सब समझ में आ जाएगा। रूपा नेहा को आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाती है और लेजर ट्रीटमेंट का अपॉइंटमेंट ले लेती है। 2 दिन बाद अपनी दोनों भाभियों के साथ नेहा चश्मा हटवाने के लिए लेजर ट्रीटमेंट करवाती है, जिसके बाद उसका चश्मा पूरी तरह हट जाता है। इस दवाई को आपको 15 दिन लगातार अपनी आंखों में डालना है। उसके बाद आपकी आंखें बिल्कुल नॉर्मल आंखों की तरह हो जाएंगी। थैंक यू डॉक्टर, हम आपके हमेशा एहसानमंद रहेंगे। वैसे आप लोगों की बातचीत सुनी मैंने, ऐसा लगता है ये चश्मा आप खुद के लिए नहीं हटवा रही है, कोई और बात है। सोनिया डॉक्टर को सारी बात बताती है, जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं, मेरी वाइफ डर्मेटोलॉजिस्ट है, आप उनसे एक बार मिल लीजिए। एक ट्रीटमेंट होती है जिसके बाद स्किन का कलर भी बदल सकते हैं। अब अगर नेहा का मेकओवर हो ही रहा है तो अच्छी तरह से हो। और एक सजेशन दूंगा, एक लेंस भी ले लो, वो तुम्हारे चेहरे को बदलने में तुम्हारी और हेल्प करेगा। ऑल द बेस्ट नेहा फॉर योर न्यू लाइफ। और पूरे 2 महीने बाद नेहा इस तरह बदल जाती है कि उसे उसके घर वाले भी नहीं पहचान पाते। तुम दोनों मिलकर क्या कर रही हो मुझे पता नहीं, पर नेहा मैं तुम्हें सच में पहचान नहीं पा रहा हूँ। बस ऐसे ही कौशल जीजा जी भी नेहा को एक बार पहचान ना पाए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर लो नेहा दी, कल आपको कौशल की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाना है। और अगले दिन से नेहा बन जाती है नैन्सी और अपने ही पति की कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। खूबसूरत लंबे स्ट्रेट बाल, पतली कमर, नीली आंखें और गोरे बदन की लड़की को अपने सामने देखकर कौशल तो वहीं उसका दीवाना हो जाता है। फिर क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कैसा इंटरव्यू। यू आर सिलेक्टेड। व्हाट? आर यू किडिंग मी? सर मैंने तो अभी इंटरव्यू भी नहीं दी। यू मस्ट बी जोकिंग। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। 2 मिनट, मैं अभी आपके डॉक्यूमेंट देख लेता हूँ। अच्छा, तो आपने एमबीए किया है पर एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। ये हुई ना बात, हमें भी तो फ्रेशर की तलाश थी। मैं तो कहता हूँ आप आज से ही ज्वाइन कर लीजिए। अरे अभी से ज्वाइन कर लीजिए ना। और कौशल नैन्सी को यानी कि नेहा को अपनी ही कंपनी में मैनेजर की पोस्ट दे देता है। शाम के 6 बजे नैन्सी कौशल की कैबिन में आती है। सर वो एक्चुअली मेरा घर ना बहुत दूर है, तो क्या मैं थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ? यही तो मौका है इससे दोस्ती बढ़ाने का। पोस्ट तो मेरी कंपनी में चपरासी की भी खाली नहीं थी, पर मैंने तुम्हें मैनेजर बना दिया ताकि तुम सीधा मेरे सामने वाली कैबिन में बैठ सको और मैं तुम्हें निहार सकूं। अब मैं तुम्हें बिल्कुल अलाउ कर देता नैन्सी, पर क्या है ना,
आज ऑफिस में बहुत काम है, तुम रुक जाओ, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। और रात के 9 बजे नैन्सी के साथ कौशल अपनी गाड़ी में निकल पड़ता है। तुम तो टिफिन भी लेकर नहीं आई थी, काफी रात हो गई है, चलो हम कहीं कुछ खा लेते हैं नैन्सी। और इस तरह रोज रोज किसी न किसी बहाने से कौशल नैन्सी के करीब आने लगता है। सोचकर तो बहुत बुरा लग रहा है कौशल कि तुम ऐसे किसी पराई लड़की से बातें कर रहे हो, जबकि अभी तक तुम्हारा डिवोर्स भी नहीं हुआ। पर इस बात की खुशी भी है कि वो पराई लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी बीवी है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और 2 महीने हो जाते हैं। फिर एक रोज नैन्सी कौशल से कहती है, कब तुम मुझे अपने घर लेकर जा रहे हो कौशल? दिस इज नॉट फेयर यार, मुझे मिलना है तुम्हारी मम्मा से। आखिरकार वही तो फ्यूचर में मेरी सास होने वाली है ना। ओ मेरी बेबी, एक मिनट, तुमने क्या कहा? मतलब तुमने मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया? आई लव यू सो मच। मुझे सब कुछ मिल गया नैन्सी, अब बस जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। मैं आज ही तुम्हें मम्मी के पास लेकर चलता हूँ। नहीं पागल, मैं तो मजाक कर रही थी। पता है कौशल, मुझे ना बड़ा शौक था कोई लड़का मुझसे मंदिर में जाकर शादी कर ले और फिर अपने घर वालों को सरप्राइज दे। ये बड़ी बड़ी शादियां ना मुझे कभी पसंद नहीं है। हाँ तो डार्लिंग वही होगा जो तुम्हारी मर्जी होगी बस। कौशल अपने घर वालों से नैन्सी को इंट्रोड्यूस करवा देता है। अब कौशल पूरी तरह नैन्सी के बस में था। 24 घंटे बस नैन्सी को निहारता रहता और उसी के बारे में सोचता। अब वक्त आ गया था इस बार प्यार का फायदा उठाने का। एक रोज रोती हुई नैन्सी कौशल के कैबिन में आती है। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो बता देते ना, ब्रेकअप सह लेती मैं। पर ये क्या, तुम्हारी मम्मी मुझे इनडायरेक्टली ताने मारती रहती है जस्ट बिकॉज तुम बहुत अमीर हो। भाई मुझे तुम्हारी रईसी की कोई जरूरत नहीं है, बहुत लड़के हैं मेरे पीछे। आई एम नैन्सी, कोई ऐरी गैरी नहीं हूं मैं। ये मम्मी को ना बिल्कुल भी शांति नहीं है। ट्रस्ट मी नैन्सी, मम्मी ने अगर तुम्हें कुछ भी कहा होगा ना तो आज अच्छा नहीं होगा। कहा होगा क्या होता है, यू डोंट ट्रस्ट मी ना। हर रोज किसी नेहा से कंपेयर करती है वो मुझसे। ये कौन है नेहा? ये सुनते ही कौशल गुस्से में घर जाता है और अपनी माँ के पास जाकर बुरी तरह उनसे लड़ाई करने लगता है। अरे बेटा, वो लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब तू ही बता, मैं क्या ऐसा कह सकती हूँ? इसका मतलब कि नैन्सी झूठ कह रही है, यानी आप उसे झूठा साबित करना चाहती हैं। मम्मी इसीलिए वो बेचारी फूट फूट कर रो रही थी। अरे गलत क्या कहा उसने? आप उसे झूठी कह रही हैं। अभी भी आप वही कर रही है ना मम्मी? क्या चाहती है आप कि मेरा घर ही ना बसे कभी? अरे मैं ऐसा क्यों चाहूंगी बेटा, मेरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप प्लीज मुझसे बात मत कीजिए, मैं जा रहा हूं। और इस तरह कौशल के घर में नैन्सी ऐसी फूट डालती है कि सुगंधा को औलाद होने के बाद भी बांझ जैसा महसूस होता है। यहाँ नैन्सी के प्यार में कौशल के बिजनेस में लॉसेस हो रहे थे, सो अलग। एक तो मम्मी समझती नहीं, घर में रोज लड़ाइयाँ होती है, ऊपर से ये बिजनेस में न जाने कौन लफड़े कर रहा है, दिमाग खराब हो गया है। तभी नैन्सी कौशल के कैबिन में आती है। आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस। क्या क्या कह रही हो नैन्सी? प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मजाक मत करो ना। कौशल जोर जोर से चिल्लाता जाता है पर नैन्सी नहीं रुकती, वो चली जाती है। कौशल कई बार नैन्सी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर नैन्सी उसका फोन ही नहीं उठाती। 2 दिन तक अपने ऑफिस में ही रहकर कौशल नैन्सी को कांटेक्ट करने की सारी कोशिश कर लेता है। फिर हार कर नशे की हालत में रोता हुआ कौशल अपनी माँ के पास आता है। ऐसा क्या बोल दिया मम्मी तुमने नैन्सी को? उसने शादी के लिए मना कर दिया मम्मी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आई वांट हर। रो मत बेटा, भले ही हमें उस लड़की के सामने हाथ पैर जोड़ने पड़े, हम उसे मनाकर अपने घर ले आएंगे बेटा। तो अपनी तबीयत मत बिगाड़, किसी चीज की कमी नहीं है हमारे पास। कोई लड़की हमारे बेटे को मना कर ही नहीं सकती। नहीं मानेगी तो उसका घर खरीद लेंगे। जिस तरह प्रज्वल ने रोते हुए सुगंधा को फोन किया था, आज वैसे ही रोते हुए सुगंधा नैन्सी को फोन लगाती है। आई एम सो सॉरी सासू माँ, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती।
एक तरफ से तू मुझे सासू माँ कह रही है, दूसरी तरफ शादी करने से मना भी कर रही है। क्यों बेटा? क्योंकि मैं नैन्सी नहीं, नेहा हूँ, आपकी वही बहू जिसको सुहाग रात के दिन आपके बेटे ने बेघर कर दिया था और बड़े प्यार से आप लोगों ने उसका साथ भी दिया था। डाइवोर्स फाइल कर रखा था ना आप लोगों ने मेरे खिलाफ, साइन कर दिए उस पेपर्स पे मैंने। कल पेपर आपके पास पहुंच जाएंगे। अब आपका बेटा आजाद है। आपको घमंड था ना कि कोई आपके बेटे को ना नहीं कर सकता, पर मैं करती हूँ, आपकी बहू। चेहरे से प्यार था ना उसे मेरे। आज उसे पता चलेगा कि दिल टूटना क्या होता है। और अपने पति को पूरी तरह से छोड़कर अपना बदला लेकर नेहा अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। अरे शीला भाभी, तुम्हारी छोटी बहू नजर नहीं आ रही, क्या बात है, कहीं गई है क्या? अरे जीजी वो जरा अपने मायके गई हुई है, शाम तक लौट आएगी। अरे भाई क्या बात है, तीसरी बार आ रही हूँ मैं और हर बार जब भी आती हूँ आपकी एक बहू मायके ही गई होती है। मुझे तो महीने हो गए आपकी दोनों बहुओं को साथ में देखे हुए। भाई क्या चक्कर है ये? अरे जीजी क्या बताऊं आपको, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। अरे हमें क्या पता था कि पास की बहू लाने का ये नतीजा हमें देखने को मिलेगा। अब देखो, बहू को ज्यादा कुछ कहने सुनने का भी आजकल धर्म नहीं है। बहू को एक कहो तो उन्हें 11 समझ में आता है, और फिर वही ये घर में लड़ाई झगड़ा मन मुटाव। इससे तो अच्छा है कि देख कर अनदेखा कर दो। जिसको जो करना है करे, आज नहीं तो कल अपने आप समझ आ जाएगी। अरे भाभी देखो, थोड़ी बहुत बातें तो हर घर में बर्दाश्त करनी ही पड़ती है, लेकिन सही बताओ तो अब आपके घर में ना ज्यादा ही हो रहा है। अरे ये कौन सा तुक है भला कि एक बार में घर में एक ही बहू रहेगी और दूसरी बहू हमेशा अपने मायके में रहेगी। हमने तो आज तक अपने जीवन में किसी के घर में ऐसी अनोखी रीत नहीं देखी। आपका घर पहला ही है जहाँ ये ड्रामा चल रहा है कि एक बहू ससुराल में रहेगी और एक मायके में। बस अब आपको अपने घर की राम कहानी क्या ही सुनाऊं दीदी, छोड़िए ना। आप बैठिए, मैं आपके लिए पकोड़े लेकर आती हूँ। बहू शायद अपने कमरे में कुछ काम कर रही है। सिर्फ बुआ जी नहीं, घर पर आने वाले हर रिश्तेदार से शीला को यही बात सुनने को मिलती और सभी रिश्तेदार शीला को ही बहू को ठीक तरह से ना संभालने के ताने देकर चले जाते। अब ये सुबह देवरानी और शाम जिठानी के मायके जाने का चलन कैसे और कब शुरू हुआ, ये जानने के लिए आइए आपको शुरू से ये कहानी सुनाते हैं। शीला के 2 बेटे थे, कुणाल और करण। कुणाल की पत्नी का नाम था कीर्ति और करण की पत्नी का नाम था सोनम। शीला के पति अलीगढ़ शहर के पुराने व्यापारी हैं। पूरे शहर में ऐसा कोई नहीं जो शीला और उनके परिवार को ना जानता हो। जब शीला के बेटे ब्याह लायक हुए तो शहर के अच्छे से अच्छे घरों के रिश्ते खुद ब खुद चलकर रमेश बाबू के यहाँ आने लगे। शीला, करण और कुणाल के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। सभी लड़कियां यहीं आसपास की है। जब इतने अच्छे परिचित परिवारों के यहाँ से रिश्ते आ रहे हैं तो क्यों हम दूर बहू ढूंढे। मैंने तो सोचा है दोनों बेटों का रिश्ता यहीं से पक्का कर लेते हैं। पढ़ी लिखी अच्छे समृद्ध परिवार की बेटियां कीर्ति और सोनम शादी करके रमेश बाबू के यहाँ बहू बनकर पहुंच जाती है। शादी के बाद अरे भाभी कैसे रईस लोग हैं ये, एक नौकर तक नहीं लगा रखा है। काम करते करते हालत खराब हो जाती है। कितने सपने देखे थे मैंने कि शादी के बाद नौकरों पर हुक्म चलाऊंगी और सुकून की जिंदगी जीऊंगी, लेकिन मेरे तो सारे अरमानों पर ही पानी फिर गया। अरे सोनम, क्यों ये सब सोचकर अपना खून जला रही है? देख, ससुराल चाहे जितना अमीर हो वो ससुराल ही रहता है, और ससुराल में बहू तो लाई ही बस इसलिए जाती है कि उससे अपने घर के वो सारे काम कराए जा सके जिसे घर में कोई और करने को तैयार ना हो, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, गर्मी में रोटियां बनाना। तो क्या हमारा सारा जीवन बस यूं ही चूल्हा चौका करते बीत जाएगा भाभी? और आपको पता है मैं कितनी लाडली थी अपनी मम्मी की। मम्मी क्या, मुझे तो भाभी भी बहुत प्यार करती थी। पता है मेरे मायके में मैं बस बैठकर ऑर्डर चलाती थी और भाभी फटाफट मेरी पसंद का खाना बनाकर खिलाती थी। बात तो तेरी ठीक है,
मेरी भाभी वैसे बहुत लाड वाड तो नहीं करती थी मेरे, लेकिन हाँ, मेरी किसी बात को कभी टालती नहीं थी। मैंने भी अपने मायके में कभी इतना काम नहीं किया। अरे मैं तो एक कप चाय भी बना दूं ना, तो मेरे पापा ऐसे गर्व से सीना फुलाए घूमते थे, आज मेरी बिटिया ने मेरे लिए चाय बनाई। और एक यहाँ ससुराल में देख लो, तीनों टाइम 3 तरह का खाना बनाते हैं। हम चाय नाश्ते की तो गिनती ही नहीं करते, लेकिन मजाल है कि जो कोई तारीफ के 2 बोल भी बोल दे। भाभी, मुझसे ऐसे दिन रात गधा मजदूरी नहीं होगी। मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, वहीं जाकर थोड़ा आराम करूंगी। सोनम, मायका तो मेरा भी यहाँ से बस 10 मिनट की दूरी पर ही है, लेकिन अगर हम दोनों साथ साथ मायके चले गए ना, तो घर में भूचाल आ जाएगा और माँ जी समझ जाएंगी कि जरूर हम प्लान बनाकर यहाँ से भागे हैं। तो फिर करे तो क्या करे? 10 कदम पर हमारा मायका है, फिर भी हम वहां नहीं जा पा रहे। एक आइडिया है, क्यों ना हम दोनों अपनी अपनी टर्न डिसाइड कर ले। जैसे कि सुबह मैं मायके चली जाती हूँ और शाम को तुम चली जाना। आधा दिन तुम अपने मायके में आराम करो और आधा दिन मैं आराम करूंगी। इस तरह हमें काम में थोड़ी छुट्टी भी मिल जाएगी और मायके जाकर हमारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। क्यों, क्या कहती हो? आइडिया तो बहुत जबरदस्त है, बस अब इसे लागू करने की देर है। मम्मी जी टांग ना अड़ाए तो बात बने। माँ जी, वो थोड़ा ना जरूरी काम पड़ गया है, मैं मायके से होकर आती हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। तब तक आपको कोई काम हो तो कीर्ति भाभी से कह दीजिएगा। ठीक है बेटा, हो आओ। शाम के समय मम्मी जी, सोनम अपने मायके से आ गई है, अब मैं जरा अपनी मम्मी के पास होकर आती हूँ। कई दिन से उनकी याद आ रही थी। अरे अभी तो छोटी आई है और अब तो जाने के लिए तैयार हो गई। एक आध दिन आगे पीछे चली जाया करो, दोनों का एक ही दिन जाना जरूरी है क्या? मम्मी जी, सोनम से तो आपने एक भी सवाल नहीं पूछा और मुझे इतनी बात सुना दी। समझ गई मैं, आपको बस अपनी छोटी बहू से प्यार है। मेरी भावनाओं की कद्र कहाँ है या किसी को? अरे भाई बस बस बस, इसीलिए हमने सब छोड़ रखा है। ना हम टोकते हैं ना किसी से पूछते हैं कौन कब कहाँ जा रहा है। जिसको जो करना है करो, हम क्यों बुढ़ापे में किसी की बुराई मोल ले। बस उस दिन के बाद शीला ने बहुओं को टोकना बिल्कुल बंद कर दिया था। दोनों बहुएं बारी बारी से आकर सास को बताती तो जरूर कि वो मायके जा रही हैं, लेकिन शीला बिना कुछ कहे बस हाँ में गर्दन हिला देती। और इस तरह सुबह देवरानी और शाम जेठानी वाला ये सिलसिला चल निकलता है। ससुराल की तरफ से कोई विरोध तो था नहीं, इसलिए कीर्ति और सोनम खुशी खुशी गर्दन तान के मायके की ओर निकल पड़ती थी। अरे भाभी, ये क्या पहना हुआ है आपने? क्यों, क्या हुआ कीर्ति? सूट पहना हुआ है? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे अच्छा लगने वाली बात नहीं है भाभी। अब देखो, बड़ी किस्मत वाली हो आप जो मम्मी ने आपको इतनी छूट दे रखी है। हमें देख लो, मजाल है जो हम लोग साड़ी के अलावा कुछ और पहनने के बारे में सोच भी ले। ठीक कह रही हो। अच्छा भाभी, क्या बना रही हो? अरे वो तुम्हारे भैया ना आज कढ़ी चावल के लिए बोल कर गए थे, बस उसी के लिए पकोड़े उतार रही हूँ। देखो भाभी, पकोड़े उतार ही रही हो ना तो थोड़े ज्यादा बना लेना, और मेरे लिए ना प्याज और पनीर वाले पकोड़े जरूर बना देना। और सुनिए ना, थोड़ी सी टिफिन में भी पैक कर देना, करण जी को भी बहुत पसंद है पनीर के पकोड़े। अरे कीर्ति, तुम गलत समझ रही हो। मैं कढ़ी वाले पकोड़े बना रही हूँ, इस पे सिर्फ बेसन डलता है और कुछ नहीं। तुम्हारे स्नैक्स वाले पकोड़े ना फिर किसी दिन बना दूंगी, अभी थोड़ा लेट हो रहा है ना डिनर के लिए। अरे भाभी, ये क्या बात हुई? पकोड़े तो पकोड़े होते हैं, बेसन तो आप घोल ही रही हो। थोड़ा सा पनीर, प्याज और आलू भी काट लो तो कितनी देर लगेगी है? थोड़े से तो पकोड़े उतारने। अच्छा, मैं अंदर बैठी हूँ, थोड़ी सी चाय भी बना देना। चाय पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और होता है। अरे ये क्या बात होती है? रोज रोज कीर्ति यहाँ आकर बैठ जाती है, उसके बाद में हर चीज में अपनी मनमानी चलाती रहती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जैसे ये घर की मालकिन है और मैं यहाँ की नौकर। मम्मी, ओ मम्मी, मैं कल ही आपको कहकर गई थी ना कि आज भाभी से कहकर मटर पनीर बनवा देना, मेरा कई दिन से खाने का मन है। लेकिन आप ना मेरी एक भी बात का ख्याल नहीं रखती हो। देखो, भाभी किचन में कड़ी पकोड़े बना रही है, मुझे नहीं खाने कड़ी पकोड़े। आप मेरे लिए थोड़ी सी मटर पनीर बनवा दो। कीर्ति नहीं, सोनम का भी अपने मायके जाकर बिल्कुल यही हाल था। मम्मी ऐसा करते ना, आज मार्केट चलते हैं, ड्राइंग रूम के लिए नए पर्दे ले लेते हैं। इन पर्दों का कलर ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा।
अरे बेटा, तेरी भाभी अपनी पसंद से लाई है और अच्छे तो लग रहे हैं, क्या खराबी है इसमें? क्या अच्छा लग रहा है मम्मी? इतने फीके रंग के पर्दे लगा रखे हैं, बीमारी वाला घर नजर आ रहा है। मैंने कहा ना आप चेंज करो इन्हें, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। नहीं सोनम दीदी, वो क्या है ना, मुझे हल्के रंग के ही ज्यादा पसंद आते हैं, इसलिए देखो मैं कपड़े भी ज्यादातर हल्के रंग के पहनती हूँ। अपने कमरे की दीवारों पर भी मैंने हल्के रंग का पेंट करवाया है। अपनी अपनी पसंद की बात होती है, इसमें बीमार दिखने वाली कोई बात नहीं है। अरे भाभी अब तो बिल्कुल बहस पर उतर जाती है। अरे भाई जब अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, इसमें जिद करने वाली कौन सी बात है। और आप अपने कपड़े चाहे जैसे पहनो, लेकिन घर में तो उसी रंग के पर्दे लगाने चाहिए ना जो घर की शोभा बढ़ाए, ना कि घटा दे। भाभी पूनम सोनम के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप जाकर रसोई में अपना काम करने लगती है। भाभी याद से खाना थोड़ा ज्यादा बना लेना, मुझे घर पहुंचते पहुंचते ना बड़ी थकान लगने लगती है, फिर घर जाकर खाना बनाने का मन भी नहीं करता। इसलिए मैं पैक करा कर ले जाऊंगी और कुणाल जी को और माँ जी को यही खाना गरम करके खिला दूंगी। सोनम और कीर्ति के मायके जाने के कारण उनका ससुराल ही नहीं, मायका भी अस्त व्यस्त हो गया था। शादीशुदा बेटियों का मायके में जरूरत से ज्यादा दखल घर में कलेश को जन्म दे रहा था। एक दिन, बस बहुत हो गया। अरे बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने इन दोनों की मनमानी। आज तो मैं इन दोनों की माँ से ही पूछने वाली हूँ। अगर बेटियों से मन ही नहीं भर रहा था तो ससुराल भेजने की क्या जरूरत थी, अपने पास मायके में ही रख लेते। ये रोज रोज मायके और ससुराल आने जाने का झंझट भी खत्म हो जाता। अरे परेशान हो गई हूँ, इस घर में तो वही वाली बात हो गई कि ना बोलो तो लोग सर पर चढ़ने को तैयार हो गए। ऊपर से रिश्तेदारों को यही लगता है कि मैंने बहू को जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है। अब बताओ भला, मैं क्या डंडा लेकर बहू के पीछे पीछे घूमूं? तब इन्हें समझ में आएगा कि बहू को ससुराल में किस तरह से रहना चाहिए। गुस्से में बड़बड़ाते हुए शीला फोन उठाकर सीधा कीर्ति की माँ को मिला देती है। नमस्कार बहन जी, कैसी हैं आप? हम तो ठीक है बहन जी, आप बताइए आप कैसी हैं? अभी तो सब ठीक है। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक हम भी काम कर रहे हैं। जिस दिन हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे, दिक्कत तो उस दिन से शुरू होगी। अरे अरे बहन जी, आपको दिक्कत क्यों होने लगी भला? दो दो बहुएं हैं, आपकी खूब सेवा करेंगी, आप चिंता क्यों करती हैं? बहन जी, सेवा करने के लिए पहले ससुराल में टिकना पड़ता है। आप तो रोज अपनी बेटी को मायके बुला लेती हैं, आधा दिन तो वो ससुराल में होती नहीं। आज वही पूछने के लिए मैंने आपको फोन किया है कि आखिर ऐसा कौन सा काम अधूरा रह गया है जिसे पूरा करने के लिए आप रोज कीर्ति को मायके बुला लेती हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कल को अगर आपकी बहू भी ऐसे ही रोज रोज ससुराल से अपने मायके जाने लगे तो आपकी घर गृहस्थी क्या चल पाएगी? देखिए, हम बहू के मायके जाने के विरोध में नहीं है, लेकिन आप ही बताइए हम करें तो क्या करें? बहुत दिनों तक बर्दाश्त करने के बाद आज आपसे ये बात कर रहे हैं। अरे बहन जी, ये क्या बात कर रही हैं आप? देखिए सच बताएं तो आपकी एक भी बात का हमें बुरा नहीं लगा। उल्टा हम तो खुद कितनी बार कीर्ति से कह चुके हैं कि ऐसे रोज रोज मायके आना कोई अच्छी बात ना है। लेकिन वो कहती है कि उसकी सास ने ही उसे कहा है कि वो रोज शाम को अपने मायके हो आया करे। अब जब उसने आपका नाम लिया तो हम भी मजबूर हो गए और ज्यादा कुछ कह ना सके। अब शादीशुदा बेटी को कुछ कह दो तो वो भी तो एक बवाल है ना। देखिए बहन जी, आप कीर्ति की माँ है, आपका कहा हुआ तो वो फिर भी दिल से नहीं लगाएगी, लेकिन हमने कुछ कहा तो उसे यही लगेगा कि मैं उसके मायके जाने से नाराज हूँ। बेहतर होगा आप अपने तरीके से बात को हैंडल कर लें। कीर्ति की माँ से बात करने के बाद शीला सोनम की माँ को फोन लगाती है और अपनी परेशानी उन्हें बताती है। बहन जी, अब तो समधन है हमारी, समधी मतलब एक परिवार। आपकी बात का बुरा भला हमें क्यों लगेगा? और सच्ची बात तो यही है ना कि गलती हमारी बेटी की है। अरे सच बताए तो हम खुद यही चाहते हैं कि सोनम अब अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दे। वो अपने ससुराल में मन लगाएगी तभी तो मेरी बहू भी यहाँ सुकून से रह पाएगी। इस दिन आज जीना मुश्किल करके रखा है मेरी बहू का। अब आप ही बताइए कैसा लगता होगा हमें, दो दो बहुओं के होते घर का सारा काम खुद निपटाते। अब बेफिक्र रहिए बहन जी, हम ही कोई उपाय निकालते हैं। अपनी बहू को सबक सिखाने के लिए
शीला अपनी दोनों समधनों के साथ मिलकर एक योजना बनाती है। अगले दिन, मम्मी खाना बन गया क्या? नहीं बेटा, खाना अभी कहाँ बना, बस तेरा ही वेट कर रही थी। अरे मम्मी, उसमें वेट करने जैसी क्या बात है? मैंने कितनी बार बताया आपको, सुबह मैं दाल खिचड़ी खाकर आती हूँ, उसके अलावा कुछ भी बना लो, खा लिया करूंगी। तू शायद समझी नहीं बेटा, तेरी भाभी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चली गई है। कह रही थी 2 सप्ताह के बाद ही लौटेगी। अरे मैंने भी नहीं रोका। अरे जाए तो जाए, मेरी बेटी है ना मेरे पास। क्यों बेटा कीर्ति? हाँ मम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही, मैं हूं ना आपके पास। तो बस बेटा, अब तो ऐसा कर, फटाफट से 2 सब्जी, पूरी और रायता बना ले। और हाँ, एक काम करना, जब रात का खाना हो जाए उसके बाद एक सूखी सब्जी और छोंक जाना। सुबह में मेरे काम आ जाएगी ना। अब मुझसे इस उम्र में काम कहाँ हो पाता है। बेटा तू शाम को तो आती ही है, फिर सुबह में मैं क्या खाऊंगी, इसलिए अब से ना तू दोनों टाइम का खाना बनाकर ही जाया कर, ठीक है बेटा? क्या मैं खाना बनाऊंगी? और नहीं तो क्या, तू नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा बेटा? चल जल्दी से बनाना शुरू कर दे, नहीं तो लेट हो जाएगा। और फिर रात तक तुझे अपने ससुराल भी तो पहुंचना होगा ना। अरे मम्मी ने ये क्या कांड कर दिया, क्या जरूरत थी भाभी को मायके भेजने की? कीर्ति बेटा, मैं तो तुझे याद दिलाना ही भूल गई। ऐसा करना, आज अपने ससुराल वालों का भी खाना ना याद से बना लेना। और हाँ, गाजर का हलवा जरूर बनाना। मैंने समधन जी को वादा किया है कि आज उनके लिए स्वादिष्ट थाली और गाजर का हलवा भिजवाऊंगी। अरे मम्मी, क्या जरूरत थी इतना रायता फैलाने की? अरे गाजर के हलवे का तो नाम सुनकर ही मुझे चक्कर आने लगते हैं, मुझसे नहीं होने वाला इतना काम। आप ऐसा करो, भाभी को वापस बुला लो। और ये कोई बात हुई, मुंह फुलाकर मायके भाग गई भाभी, और आपने भी कुछ नहीं कहा। बहुत ढील दे रखी है मम्मी आपने। अरे जरूरत क्या है अपना घर छोड़कर ऐसे 2-2 हफ्ते के लिए मायके जाने की? बेटा मैंने भी उससे यही कहा कि क्या जरूरत है इतने दिनों के लिए मायके जाने की। तो कहने लगी, अगर आपकी बेटी रोज अपने मायके आ सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? अगर अपनी बेटी का मायके आना अच्छा लगता है तो बहू का क्यों नहीं? अरे तू छोड़ ना उसकी बातें। अब से ना तू ही आकर मेरे लिए दोनों समय का खाना बना दिया कर, और यहीं से अपने ससुराल के लिए भी खाना बनाकर ले जाया कर, बिल्कुल वैसे ही जैसे तेरी भाभी बनाकर देती थी। भाभी शायद सही कह रही है मम्मी, मैं चलती हूँ। मुझे भी अपने ससुराल में बहुत काम है, और अगर ससुराल वालों का खाना बनाना ही है तो मैं वहीं जाकर बना लूंगी ना, यहाँ आकर बनाने का क्या मतलब? अरे बेटा, लेकिन तू चली जाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, थोड़े दिन तो रुक जा। नहीं नहीं मम्मी, मैं नहीं रुकने वाली। आप अपनी बहू को बुला लो, मुझे माफ करो। कीर्ति उसी दिन अपने ससुराल वापस चली जाती है। सोनम, मैं सोच रही थी कि अब मैं मायके जाना छोड़ देती हूँ। अच्छा नहीं लगता ना रोज रोज अपना घर छोड़कर मायके जाना। आप ठीक कह रही हैं भाभी, मैं भी ना आज सुबह अपनी मम्मी को मना करके आई हूँ। अब मैं रोज रोज मायके नहीं आने वाली। अरे भाई, कब तक ऐसे काम छोड़कर भागते रहेंगे? हाँ। दोनों देवरानी जेठानी ने उसी दिन से मायके जाने के नाम से तौबा कर ली थी। लेकिन मायके में क्या हुआ है, असल बात दोनों ने एक दूसरे को नहीं बताई थी। रितु, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? नहीं दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताने आई थी। अरे लेकिन बात क्या थी, भूल कैसे गई। तभी मधु का फोन बजता है। कोई बात नहीं दीदी, आप कॉल अटेंड कर लीजिए, यहाँ पर किचन में मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है रितु। उसके बाद मधु फोन पर बात करते हुए किचन से बाहर चली जाती है, और दूसरी तरफ रितु सबके लिए खाना बना लेती है। दरअसल रितु की अभी अभी शादी हुई थी, और वो घर की छोटी और नई बहू थी, और आज उसकी पहली रसोई थी, इसलिए आज वही सबके लिए खाना बना रही थी। खाना बनाने के बाद रितु टेबल पर खाना लगा देती है। खाना देखकर, वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लाओ बहू, हमें जल्दी से खाना परोस दो। लेकिन पापा जी, मम्मी जी तो अभी आई नहीं है, और दीदी भी। अरे बहू, उन्हें आने में टाइम लगेगा, जब तक खाना ठंडा हो जाएगा। कोई बात नहीं, हम सब पहले खा लेते हैं।
हाँ रितु, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा ठीक है। तब रितु सभी को खाना परोसती है और उसके बाद सब खाना खाने लगते हैं। अरे वाह बहू, तूने तो सच में कमाल ही कर दिया। वाकई तूने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया। हाँ रितु, सच में खाना बहुत स्वादिष्ट है। शुक्रिया। रितु, आज तो तुम्हारी वजह से इतने दिनों बाद हमें इतना स्वादिष्ट खाना नसीब हो रहा है। चाचा आपने सही कहा, चाची ने एकदम बेस्ट खाना बनाया है। रमेश, आरव, यश और मोनू सभी बड़े चाव से चटकारे लेते हुए खाना खा रहे थे, जैसे मानो उन्हें कई दिनों से खाना नसीब ही ना हुआ हो। और वो सभी रितु के हाथ के बने खाने की तारीफ भी बहुत ज्यादा कर रहे थे। ये सब देखकर रितु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर तभी वहाँ पर शांति और मधु भी आ जाते हैं। क्या बात है भाई, आज सभी ने पहले ही खाना शुरू कर दिया। वो मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं बहू, तुझे कहने की जरूरत नहीं है। ला, अब तो मेरे लिए भी खाना परोस दे। जी मम्मी जी। तब रितु शांति को भी खाना परोसती है और जैसे ही शांति पहला निवाला खाती है तो खाना खाकर मुंह बना लेती है। अरे बहू, कितना सूखा सूखा खाना है, उसमें कहीं भी तेल का तो नामो निशान तक नहीं है। क्या तूने खाना बनाने से पहले तेल नहीं डाला था? नहीं मम्मी जी, मैंने तेल डाला था। वो क्या है ना, बिना तेल की सब्जी कैसे बनेगी? हाँ, तो तूने सब्जी को तेल सिर्फ सुंघा दिया होगा। हाँ? अरे खाने में जरा सा भी स्वाद नहीं आ रहा। बिना तेल की सब्जी भी कोई सब्जी होती है भला? तो क्या वो खीर होती है? अजीब। क्या अजीब, बहू ने इतना अच्छा खाना तो बनाया है। हाँ, पर तेल की कमी है। अगर तेल होता तो सब्जी और अच्छी होती। बहू, आगे से ध्यान रखियो। कोई बात नहीं मम्मी जी, आज रितु की पहली रसोई है ना, इसलिए उसे अभी पता नहीं। हाँ, सही कहा। रितु सभी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। कोई बात नहीं रितु, मैं बाद में तुम्हें सब समझा दूंगी। हाँ। उसके बाद शाम हो जाती है और फिर लाओ रितु, खाना मैं बना देती हूँ। कोई बात नहीं भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। फिर दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाने लगती है। उसके बाद जैसे ही मधु सब्जी बनाने के लिए कुकर में तेल डालती है। भाभी, इतना ज्यादा तेल? लगता है आपसे गलती से डल गया, लाओ मैं निकाल देती हूँ। अरे नहीं रितु, सब्जी में इतना ही तेल डलता है। क्या कहा भाभी? इतना ज्यादा तेल? यहाँ तो आधे कुकर में तेल ही तेल है। भला इतने तेल की सब्जी कौन खाता है? हमारी सासू माँ खाती है, उनका ही हुक्म है कि सब्जी में इतना ही तेल डलना चाहिए। लेकिन भाभी, इतने ज्यादा तेल की सब्जी कौन खाता है? इतना तेल तो पकोड़े बनाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं होता। अभी तुम्हारे लिए सब नया है ना, धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। रितु बहुत ज्यादा हैरान थी कि उसकी जेठानी सब्जी में इतना ज्यादा तेल डाल रही है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर इतना ज्यादा तेल की सब्जी कोई भला कैसे खा सकता है। खाना बनाने के बाद मधु सभी को खाना परोसती है। आहा, अब आया ना खाने का स्वाद। सुबह सब्जी कितनी ज्यादा रूखी सूखी लग रही थी, बिना तेल के तो सब्जी का स्वाद ही नहीं आता। लेकिन मम्मी जी, एक बात बोलूं, इसमें मुझे तेल में सब्जी अलग से तैरती हुई नजर आ रही है, मानो बेचारी सब्जियों में तेल की बाढ़ आ गई हो और ये बाढ़ में जैसे तैसे सांस ले रही हो। अरे बहू, तुझे क्या पता तेल हमारे लिए कितना अच्छा होता है। जहाँ एक तरफ शांति उस सब्जी की बड़ाइयां कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ सभी उस सब्जी को देखकर मुंह बना रहे थे। मम्मी, सुबह वाली सब्जी बची है क्या? नहीं बेटा, वो तो खत्म हो गई। क्या बात है बेटा, जब अभी ताजा सब्जी बनी है तो तुझे बासी वाली क्यों खानी है? दादी माँ, अभी चाची ने कहा ना ये सब्जी नहीं है, ये तो तेल की बाढ़ है। मुझे इतनी ज्यादा तेल वाली सब्जी अच्छी नहीं लगती। ये तो कैसी बातें कर रहा है? अगर तेल नहीं खाएगा तो तू बड़ा कैसे होएगा? हैं? तुझे पता भी है तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है, और एक सब्जी में ही हम तेल खाते हैं। तेल खाने से तेरे बाल भी हमेशा घने और काले रहेंगे, नहीं तो तू जल्दी ही टकला हो जाएगा। क्या? और नहीं तो क्या। हाँ, चल नखरे मत कर और चुपचाप खाना खा ले। इस तरह शांति जबरदस्ती सभी को ज्यादा तेल की सब्जी खिलाया करती थी। फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। कुछ दिन बाद, भाभी, आज सब्जी में जरा तेल कम डालना, मैं तो इतना ज्यादा तेल खाकर पक गई हूँ। तुम्हें तो पता ही है रितु,
अगर हमने तेल कम डाला तो मम्मी जी हमारे साथ फिर से महाभारत शुरू कर देंगी। भाभी, क्या आपका कभी मन नहीं करता कि आप भी कभी कम तेल की सब्जी खाएं? क्या आपको इतने ज्यादा तेल की सब्जी बेस्वाद नहीं लगती? ना तो ये ज्यादा तीखी होती है, ना ही इसमें कोई स्वाद होता है। लगती तो है, लेकिन तुम्हें पता है ना रितु। ओह, मैं तो सच में कुछ ही दिनों में परेशान हो गई हूँ, और आप तो इतने सालों से ये टॉर्चर झेल रही हैं। उसके बाद दोनों बहुएं खाना बनाकर सभी को परसती हैं, और फिर थोड़ा सा खाना खाने के बाद, बस मैंने तो खा लिया। हाँ, हमारा भी हो गया। अरे ये क्या, तुम्हारा खाना तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इतने कम खाने से क्या होगा, और खाना खाओ। अरे खाना नहीं खाओगे तो सेहत कैसे बनेगी? देखो तो कैसे दुबले पतले होते जा रहे हो। अगर ऐसा खाना खाएंगे तो सेहत वैसे भी नहीं बनेगी, और ऐसा खाना खाने का भला किसका ही मन होगा। हाँ भैया। कुछ कहा क्या तुमने? अरे नहीं मम्मी, कुछ नहीं। मैं कह रहा था हमें ऑफिस जाना चाहिए, लेट हो रहा है ना। जैसे ही यश और आरव ऑफिस के लिए जाने लगते हैं तो शांति उन्हें रोकते हुए कहती है, अरे अपना टिफिन तो लेते जाओ। अब नहीं मम्मी, ऑफिस में हमें लंच मिलता तो है। हाँ, लेकिन बेटा घर के खाने और ऑफिस के खाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। असली सेहत तो घर के खाने से ही बनती है। उसके लिए घर का खाना भी घर जैसा होना चाहिए ना। अरे तूने फिर से कुछ कहा क्या? हाँ, आज मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं तेरा? नहीं मम्मी, कुछ नहीं। अब हम चलते हैं, चलिए ना भैया, लेट हो रहा है। अरे हाँ भाई चलो। इन दोनों का सही है, हर बार अपना पीछा छुड़ाकर भाग जाते हैं और बाहर लजीज खाना खाते हैं। क्या कभी इन्हें अपने बूढ़े बाप पर तरस नहीं आता? चलिए दादाजी, हम भी चलते हैं। हाँ हाँ बेटा। उसके बाद रमेश भी मोनू को स्कूल में छोड़ने चला जाता है। इस तरह सभी अपने काम पर चले जाते हैं। बहुओं, तुम दोनों भी खाना खा लो। जी मम्मी जी। जब मधु और रितु खाना खा रही थी तब शांति देखती है कि रितु बिना सब्जी के ही अचार के साथ रोटी खा रही है। अरे बेटा क्या बात है, तुझे टिंडे पसंद नहीं क्या? टिंडे तो मुझे बहुत पसंद है मम्मी जी। तो फिर सब्जी क्यों नहीं खा रही? मम्मी जी, सब्जी में इतना ज्यादा तेल है, मुझे इतने तेल की सब्जी अच्छी नहीं लगती। अरे बेटा, तुझे तो पता ही है आजकल पहले जैसा खान पान नहीं रहा, लेकिन हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अरे तुझे पता भी है ये सरसों का तेल हमारे शरीर के लिए कितना ज्यादा अच्छा होता है। इससे हमारे बाल भी काले, घने और लंबे होते हैं। देखो तुम लोग कितना कम तेल खाते हो, इसीलिए तो तुम्हारे बाल बिल्कुल झाड़ू जैसा है। मम्मी जी, वो तो सरसों के तेल की सिर में मालिश करने से बाल काले, घने और लंबे होते हैं, ना कि खाने से। देखा, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। बस आजकल उट्टू पर सब देखकर सीखना होता है। उट्टू? यूट्यूब। अरे उट्टू पर सब ऐसे ही बोलते हैं, बालों में ये लगाओ, वो लगाओ, मुंह पर ऐसा लगाओ तो मुंह इतना ज्यादा चमक जाएगा। लेकिन असलियत तो ये होती है कि अगर हमारा खान पान अच्छा हो तो हमारा शरीर भी अच्छा हो जाता है। लेकिन आजकल के बच्चे भी खाने में कितनी कमियां और नकल चकल छांटते रहते हैं, और जब बड़े तुम्हें बताते हैं तो उसमें भी कमियां निकालनी है। ज्यादा सोचो मत और ये सब्जी खा लो। लेकिन मम्मी जी। ओहो, मैंने कहा ना ये तेल बहुत अच्छा है, इससे तुम्हारी सेहत भी अच्छी होगी। चलो सब्जी खा। घर में किसी को भी अगर इतने तेल की सब्जी नहीं खानी होती तो भी शांति जबरदस्ती उन्हें तेल के फायदे गिनवा गिनवा कर सब्जी खिलाई दिया करती। फिर रात को इस तरह मम्मी जी ने आज भी मुझे टिंडे की तेल वाली सब्जी खिला दी। मुझे तो अब समझ में आया कि मेरी पहली रसोई पर सभी इतने चाव से खाना क्यों खा रहे थे। सच में अब तो मैं भी बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपका सही है। सुबह कम नाश्ता करके जाते हो और बाहर खा लेते हो, फिर ऑफिस में लंच कर लेते हो, और आपसे ज्यादा तो हमें घर पर रहकर सहना पड़ता है। हाँ ये तो है, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। बचपन से इस घर में यही चल रहा है। तुम्हें पता है हम मम्मी की बात को नहीं मोड़ सकते। हाँ, लेकिन कुछ तो करना ही होगा ना। वहीं दूसरी तरफ सच में इतना तेल खाकर तो मुझे हर जगह तेल ही तेल नजर आता है। रितु ने सच ही कहा था, हमारी सब्जियों में तेल की बाढ़ आती है। सच में अब तो मैं भी बहुत परेशान हो गया। आप तो ऑफिस चले जाते हैं और बच जाते हैं, घर पर रहकर हमें सहना पड़ता है। हाँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। इस आदत से घर में सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। इस तरह दिन गुजरते हैं। फिर कुछ दिन बाद, मम्मी जी मैं आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं बहू, आज हम कुछ अलग खाएंगे। कुछ अलग? हाँ बहू, तुम दोनों रुको।
मैं एक नई दिशा बनाकर लाती हूँ। दिशा? डिश। ओह, अच्छा। मैंने ना ऊँटू से देखी है और दिखने में ही इतनी लजीज है, तो सोचो खाने में कैसी होगी। या उठू। कोई बात नहीं मम्मी जी, हम भी आपकी मदद कर देते हैं। आप अकेले कैसे करेंगी? अरे हाथों से, तुम दोनों चिंता मत करो। वो दिशा ना बहुत आसान है, मैं बस अभी 2 मिनट में बनाकर लाई। दीदी, वो कहीं मैगी तो नहीं जो 2 मिनट में बन जाएगी? पता नहीं। वैसे भी मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, लेकिन अगर मम्मी जी का बस चले तो मैगी भी पानी में उबालने के बजाय उसे तेल में ही उबाल दे। हाँ, देखते हैं आखिर वो दिशा कौन सी है, डिश कौन सी है। उसके बाद हम किस दिशा में जाएंगे ये तय करेंगे। एक तरफ देवरानी जेठानी दोनों हंसी मजाक कर रही थी, दूसरी तरफ शांति किचन में दिशा बना रही थी। डिश बना रही थी। अब देखना यह है कि शांति अपनी बहुओं के लिए कौन सी डिश बनाकर लाती है। थोड़ी देर हो जाती है और फिर शांति आती है। लो बच्चों, खा लो इस नई दिशा को। नई डिश देखकर मधु और रितु दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाती हैं। ये क्या है मम्मी जी? अरे ये फल और सब्जियां हैं। मैंने देखा दूसरे देश में लोग इसमें तेल डालकर खाते हैं। क्या? हाँ, है ना एकदम हल्दी का ना। हल्दी? अरे हेल्दी कहना चाह रही है। एक तो इसमें फल और सब्जियां हैं, ऊपर से तेल, तीनों ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। चलो अब तुम दोनों जल्दी से इसे खाओ। हे भगवान, मैं ये कहाँ फंस गई? सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी। आपने मेरे मन की आवाज सुन ली दीदी? हाँ जी। अब तुम दोनों क्या फुसफुसा रही हो? चलो अब इसे जल्दी जल्दी खाओ। मम्मी जी, इतना ज्यादा तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। ज्यादा तेल खाने से हमें बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है बहू, मैं तो इतने सालों से खा रही हूँ, देख मुझे हुआ कुछ। बल्कि तेल तो हमारा स्वास्थ्य और भी अच्छा करता है। रितु शांति को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शांति नहीं समझती। उसके बाद जैसे ही रितु वो डिश खाने वाली थी तो वो देखती है, लेकिन मम्मी जी इसमें तो सरसों का तेल है। हाँ तो अब क्या इसके लिए अलग तेल आएगा? पगली। मम्मी जी इसमें ऑलिव ऑयल डालते हैं, ना कि सरसों का तेल। अच्छा, लेकिन कुछ भी हो, दोनों है तो तेल ही ना बहू। चल खा ले अब। उसके बाद मधु और रितु दोनों मुंह बनाकर जैसे तैसे करके खाना खत्म करती हैं। उस दिन के बाद शांति सभी को ये डिश बनाकर खिलाने लगी, जिससे घर में सभी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। दीदी, अब हमें ही कुछ करना होगा। अरे लेकिन क्या करें? सुनो ना। उसके बाद रितु मधु को एक तरकीब बताती है। तुम्हें लगता है ये अच्छा आइडिया है और इससे कुछ काम बनेगा? हाँ दीदी, हमें एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए, नहीं तो हमें हमेशा इस तरह ही तेल खाते रहना पड़ेगा। अब तो इतना ज्यादा तेल खा खा कर मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम की भी हालत बिगड़ चुकी है। अरे रितु, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, बल्कि अब तो मुझे लगता है मेरे टेस्ट बड्स भी ना खराब हो गए हैं। हाँ दीदी। अपने प्लान के अकॉर्डिंग दोनों बहुएं अगले ही दिन शॉपिंग पर जाती हैं और शॉपिंग करने के बाद जब वो दोनों घर आती हैं, अरे बच्चों, आज तो तुम दोनों बहुत सारी शॉपिंग करके लाई हो। दिखाओ तो जरा क्या क्या लेकर आई हो। जी मम्मी जी। उसके बाद शांति देखती है कि हर बैग में सिर्फ तेल ही तेल है। किसी बैग में किसी टाइप का तेल तो किसी में किसी और टाइप का। अरे बेटा, इतने सारे टाइप के तेल? हाँ, इस बार मैं समझ गई, टाइप नहीं टाइप। बिल्कुल सही समझा है तुमने। अरे फिर से तुम दोनों फुसफुसाने लगी। नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं, बस। अच्छा ये बताओ, इतने सारे टाइप के तेल क्यों लेकर आई हो? मम्मी जी, आप ही तो कहती है ना तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा होता है, इसलिए हमने सोचा क्यों ना अच्छा तेल खाया जाए। तो इसीलिए हम बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का और महंगा तेल लेकर आए हैं। और साथ ही आप हमें जो उबली हुई सब्जियां और फलों में डालकर तेल खिलाती है ना, उसके लिए मैं ऑलिव ऑयल लेकर आई हूँ, और ये टॉप क्वालिटी का नारियल तेल है। अच्छा, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी बेटा? जरूरत थी मम्मी जी, आप ही तो हमें हमेशा कहती हैं कि तेल कितना अच्छा होता है, तो हमने सोचा क्यों ना आपकी बात माने और अब से हम भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। इस तरह अब मधु और रितु दोनों ही घर में बहुत ज्यादा महंगा तेल यूज करने लगी थी और हर चीज में एक अलग टाइप का तेल यूज करती।
जिससे घर का बजट काफी ज्यादा बिगड़ जाता है। और जब शांति को पता चलता है कि ये तिल इतने ज्यादा महंगे थे, तब उसकी अकल ठिकाने आती है। फिर एक दिन, बेटा कहाँ जा रही है? वो मम्मी जी, रसोई का सामान खत्म हो गया है और तेल भी खत्म हो गया है, तो मैं सारा सामान लेने जा रही हूँ। लेकिन बेटा पिछले हफ्ते तो तू तेल की बोतल लेकर आई थी। मम्मी जी, आपको पता है ना, ये अच्छी क्वालिटी वाले तेल इतने महंगे और इतने कम आते हैं, इसलिए ना जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। अरे अगर ऐसे ही चलता रहा तो महंगे तेल खाने के चक्कर में कहीं रोटियों के लाले ना पड़ जाए। बहू, मैं क्या कह रही थी, इतना ज्यादा तेल खाकर ना मैं भी पक गई हूँ। तो ना जरा सब्जी में कम तेल डाला कर, इतना ज्यादा तेल खाना भी अच्छा नहीं होता। हाँ, एक काम कर, तू खाने की तैयारी कर, सामान मैं ही ले आती हूँ। ठीक है मम्मी जी। इस तरह शांति अब से कम तेल की सब्जी बनवाती है। बहू, सच में तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी वजह से हमें फिर से नॉर्मल खाना नसीब हो पा रहा है। इतना तेल खाकर मैं तो असली खाना का स्वाद ही भूल गया था। हाँ सच में, फाइनली अब घर का खाना खाकर घर के खाने वाली फीलिंग आती है। हाँ, अब तो स्कूल में बच्चों ने भी मुझे चिढ़ाना बंद कर दिया। अब सभी मेरा दोस्त मेरा टिफिन खाते हैं। चलो जी, अंत भला तो सब भला।